सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, कुछ अर्से पहले की बात है जब चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन का शेड्यूल निकलकर सामने नहीं आ रहा था। अक्सर ये बातें की जाती थी इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जनाब इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे और अगर किसी को शक है तो अपनी बेगम से इस हवाले से बात कर सकता है, लेकिन पब्लिकली इस पर बात नहीं की जाएगी क्योंकि ये पत्थर की लकीर हो चुकी है कि इलेक्शंस अब 8 फरवरी को ही होंगे। और हैरत अंगेज तौर पर उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर 2 रोज पहले अचानक आने वाला यानी सेनेट में 12 अराकीन मौजूद थे। अचानक एक आजाद उम्मीदवार को पता नहीं क्या ख्याल आया कि उन्होंने करारदाद जमा करा दी और उन्होंने कहा कि जनाब जो इलेक्शंस हैं इनको डिले किया जाए। और उसकी बड़ी हैरत अंगेज वजह भी बताई उन्होंने कहा जनाब मौसम बड़ा ठंडा होगा। उन्होंने कहा कि जनाब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, इसलिए 8 फरवरी को इलेक्शंस रुकवाए जाए। और इस हवाले से उन्होंने करारदाद एक सेनेट में जमा करा दी। और 12 अराकीन की मौजूदगी में एक और हैरत अंगेज वाकया यह हुआ कि वो करारदाद मंजूर कर दी गई। अगर आप किसी भी सियासी जमात के रहनुमा से इस वक्त पूछेंगे तो ये बात कहेगा जनाब हम इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, वो तमाम ये बात कहते हैं कि जनाब इलेक्शंस होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। हाँ, किसी के तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हो सकते हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि जनाब इलेक्शंस थोड़े डिले का शिकार हो जाए, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा क्योंकि मौसम का मामला है, 2 सूबों के अंदर इलेक्शन मुहिम नहीं चलाई जा रही है। वैलिड रीजंस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद दिलावर खान साहब ने ना सिर्फ एक करारदाद जमा कराई बल्कि हैरत अंगेज तौर पर उसको मंजूर भी कर लिया गया। पाकिस्तानी सियासत में भौचाल आ गया कि यार एक बार फिर से जब यकीनी की सूरत हाल हो रही थी फिर गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना करना पड़ गया। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर हम 2008 के इलेक्शंस की बात की जाए, उससे थोड़े दिनों पहले ही बेनजीर भुट्टो साहब की असैसिनेशन हुई थी, उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, लेकिन इलेक्शंस हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया था और गालिबन मुझे याद पड़ता है 16 फरवरी तारीख थी 2008 की जब ये इलेक्शंस मुनक्किद हुए थे। तो फरवरी में वैसे भी हल्की फुल्की ठंड तो होती है, ठंड अपने इख्तिताम की तरफ जारी होती है। 2013 के इलेक्शंस हुए, क्या उस वक्त दहशतगर्दी नहीं थी? क्या 2008 में दहशतगर्दी के वाकयात नहीं थे? और एक सवाल आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या उस वक्त दहशतगर्दी के वाकयात ज्यादा होते थे या आज दहशतगर्दी के वाकयात ज्यादा होते हैं? 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था, 10 साल तक कोई बड़ी टीम पाकिस्तान नहीं आई थी, लेकिन आज बैरून मुल्क की टीमें बिना किसी शक व शुबात के पाकिस्तान में आती हैं और क्रिकेट खेलती हैं, जबकि श्रीलंकन टीम पर वाकया हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद अब क्या वाकई में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? क्या वाकई में इस तरह के मामला हैं? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब धुआंधार गुफ्तगू की है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग ऐसा रहा है कि वाहिद जमात है जो कि अवाम में जा रही है, अवाम में जाने के बाद गुफ्तगू करती है, इलेक्शन मुहिम चला रही है। पंजाब के अंदर वो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा जनाब लाहौर किसी कारोबारी शख्सियत का शहर नहीं है। उन्होंने कहा जनाब किसी बिजनेसमैन का शहर नहीं है, किसी खिलाड़ी का नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरी इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस 2018 में हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब से, लाहौर से कितनी नशिस्तें हासिल की थी? इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। खुर्रम रोखड़ी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज। करीम खुर्डी साहब भी आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी कामरान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी कामरान साहब, ये जी अच्छा काइंडली आवाज़ ठीक कर लीजिए, फिर सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कामरान खुर्रम साहब से मैं ज़रा स्टार्ट कर लेता हूँ। खुर्रम रोखड़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी जी वालेकुम। आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? कोई मसला तो नहीं? जी क्लियर है, लेकिन थोड़ी सी कम है, लेकिन ठीक है। ठीक है, PCR ज़रा इनकी आवाज़ को थोड़ा बेहतर कर लीजिए। खुर्रम साहब, ये बताइएगा जब ये बात डिसाइडेड हो चुकी है कि इलेक्शंस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, उठाने नहीं चाहिए, पत्थर पे लकीर हो चुकी है, फिर सेनेट में एक आज़ाद उम्मीदवार कैसे ये करारदाद लेकर आता है और हैरत अंगेज तौर पर वो मंजूर भी हो जाती है? क्या मकासद हो सकते हैं इस करारदाद के आपकी नज़र में? पहली चीज तो यह है जी कि पत्थर पे लकीर वाली बात एक अदलिया का एक अच्छा बयान है। सेनेट एक ऐसा फोरम है कि जिस पर आवाज उठाई जाती है।
ये एक लेजिटिमेट आवाज है, चाहे आजाद मेंबर दे, चाहे कोई भी दे, जो सेनेटर है, अगर वो कोई भी ऐसी चीज पेश करे जो जरूरी भी हो या अहम हो या उसका वजन हो, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो एक आजाद उम्मीदवार है सेनेट का, तो उसने क्यों दी, या कोरम वाली जो चीज है वो तो पूरा था, 14 मेंबर थे या 15 थे या 20 12 थे गालिबन सर, मेरे ख्याल से ज्यादा थे सर। वो करारदाद मंजूर हो गई और वो करारदाद अब एक दस्तावेज है ऑफिशियल, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि सिक्योरिटी की सिचुएशन या दीगर वजूहात से आप इलेक्शन आगे ले जाएं। तो लेट्स कंसिडर इट्स लेजिटिमेट, जो एक ऑर्डर है जो वहां से पास हुआ, लेजिटिमेट एक स्टेटमेंट है जो आ गई सेनेट की। आपने आगाज में एक चीज ये कही कि पिछले जो इंतखाबात हुए थे तो उसमें दहशतगर्दी होती रही, नहीं होनी चाहिए थी, एक जान कीमती। अगर मैं आप हमारा इलाके से आगे बिल्कुल एक ऐसा ट्रबल एरिया शुरू हो जाता है जो शायद पंजाब वालों को या सिंध वालों को बिल्कुल समझ नहीं आती उसकी कि वो हमारे मसाइल आगे हैं क्या, या बलूचिस्तान में जो ट्राइबल एरिया, बलूचिस्तान में जो पट्टी है बॉर्डर की अफगानिस्तान के साथ, जहाँ पे JUI का वोट बैंक है, उनको भी आप देख लें, बलूचिस्तान का दीगर इलाका भी देख लें, और साथ आप चले जाएं ये जो वजीरिस्तान और उसकी पट्टी है, लक्की बरवत तक ये इलाका जो आता है, हालात तो हैं ऐसे कि लोगों के लिए डिफिकल्टीज है। तो हम तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी शख्स, ANP ने जितने उठाए, जो ANP ने अपने टाइम पे मसाइल का सामना करना पड़ा, JUI को करना पड़ा या जिसको भी करना पड़ा, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आज भी हम उस चीज को, आज 2024 में हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि उस वक्त तक हुआ था, तो आज भी मसाइल का हम इस तरीके से सामना करें। सर क्वेश्चन ये भी तो होता है ना खुर्रम साहब, क्वेश्चन ये भी तो होता है ना कि फिर क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर ये डेढ़ 6 महीने लेट सपोज आगे बढ़ जाती है तो फिर कोई इस तरह का मसला बदअमनी का या दहशतगर्दी का नहीं होगा? ये आपका ये पॉइंट वैलिड है कि जो हालात वाकयात हैं वो कितनी बेहतरी की तरफ जाएंगे कि हम इस मसले से निकल सकें। दिस इज अ डिबेटेबल पॉइंट कि जिस गुमान की बुनियाद पर, चले मैं ये अच्छा गुमान करता हूँ, कि मैं एक अच्छा गुमान करता हूँ कि आने वाले दिनों में हालात ठीक होंगे, लेकिन आप मेरे इस गुमान को रद्द भी कर सकते हैं। तो आपका ये जो पॉइंट है ये डिबेटेबल पॉइंट है और इसको मैं रद्द नहीं कर सकता। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें, फैसल साहब ने भी जो ज्वाइन किया है उनकी तरफ भी चलते हैं, फिर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक। फैसल साहब ये बताइएगा, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर लिख दिया है, आप भी इलेक्शंस की डिमांड कर रहे थे, आप तो सबसे ज्यादा, आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस की डिमांड करना, शेड्यूल की डिमांड करना, ये तमाम चीजें कर रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कह दिया, पत्थर पर लकीर है, अब इस पर डिस्कशन नहीं होगी, फिर सेनेट में जाके एक आजाद उम्मीदवार करारदाद जमा करा देता है, कहता है कि जनाब डिले का शिकार किया जाए इसको, क्योंकि दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे हैं, बदअमनी हो रही है और साथ साथ ठंड भी है। सर मुझे याद पड़ता है 2008 में भी गालिबन 16 तारीख को इलेक्शंस हुए थे और उससे कुछ महीने पहले ही बेनजीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये जो बहाने हैं ये तो मैं नहीं समझता कि चल सकते हैं। 2007 में मोहतरमा की शहादत हुई, 2008 में भी हालात खराब थे, 2013 में भी हालात खराब थे और 2018 में भी हालात खराब थे। कौन से इलेक्शन में आप मुझे बताएं कि हालात खराब नहीं थे? आप अगर उसमें तारीख लें, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख उठाएं तो उसमें जो है मुख्तलिफ औकात में जो है वो शहादतें भी हुई हैं, सियासी लोगों की हालात भी ख़राब थे, सब कुछ हुई। हमने इलेक्शन फरवरी में भी लड़ा है, बर्फबारी में भी लड़ा है, हमने रमज़ान के महीने भी लड़ा है, हमने गर्मी में भी लड़ा है, हर किस्म के उसको लड़े। अब जब अगर आप कहें कि जी हालात ख़राब हैं और इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो क्या ये हमें बता सकते हैं कि हालात कब ठीक होंगे और कब इलेक्शन होने चाहिए? ये तो वही चीज़ है। आज मौलाना साहब जिस मुल्क गए हुए हैं अफगानिस्तान, वहाँ तो जंग की सूरत हाल थी और इलेक्शन हो गए थे, और हम यह कहते हैं कि नहीं यहाँ पर जो है ना ये हालात है और हम इलेक्शन नहीं करते। हम तो सबसे पहले हम दुआ गो हैं हर पॉलिटिकल लीडर की सलामती के लिए, बेशक सर होना चाहिए, बिल्कुल। और जो है वो किसी भी पॉलिटिकल वर्कर हो या वो, हमारे लोगों ने बड़ी इस पर कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि इलेक्शन। बट सर उनके कंसर्न्स आपको लगता है कि जायज हैं, जेन्युइन कंसर्न्स हैं कि आप पंजाब, आप केपी में, आप बलूचिस्तान में इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते? सर आपका सबसे पहले मुतालबा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, हमें उस तरह से खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। JUI का भी यही मौक़िफ़ है कि हमें दहशतगर्दी की वजह से, मौसम के ठंडे होने की वजह से हम आवाम में नहीं जा सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते। देखिए मैं इससे एग्री नहीं करता। क्या 2008 में और 2013 में और 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी? क्या दहशतगर्दी की वजह से हमें मिली थी?
हमने शहादत जो है वो कबूल की, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर जो है हम पाकिस्तान खपे का नारा ना मारते और खुदा न खास्ता हम भी ये काम करते जो कि 9 मई को हुआ, तो क्या चीज रह जाती। हमने तो एक मैच्योरिटी का सबूत दिया और हमने पाकिस्तान खपे का नारा मारा। हमने ये नहीं कहा अपने लोगों को कि आप जाकर जो है ऐसे जो है जिस तरह 9 मई हुआ आप ये काम करें। लेकिन बात ये है कि ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। अब आप मौलाना साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सेनेट की करारदाद हमारे फैसले की जो तायीद है या जो भी है वॉटेवर, मैं एग्री नहीं करता। अब सेनेट में जो हमारे ऑनरेबल सेनेटर्स बैठे हुए हैं या जो अपने आप को जमहूरी लोग कहते हैं, जो आइन और कानून की बलदस्ती की बात करते हैं, और साथ साथ जो चेयरमैन सेनेट है जो अपने आप को बहुत कहते हैं, क्या उसको ये जेब दे रहा था कि वो इस करारदाद, इस किस्म की करारदाद को वो पास करवाता या इस करारदाद को पेश करवाने के ऊपर था? फिर साथ साथ आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द हाउस कहाँ पर थे, इसाक डार साहब कहाँ पर थे, जो अपने आप को लीडर ऑफ द हाउस अभी निगरान हुकूमत अपने आप को बनवाया? क्या उनकी रिकमेंडेशन से हुआ या उनको मतलब है कि इस पे एतमाद में लिया गया था कि उन्होंने करारदाद पेश की? अगर एतमाद में लिया गया तो फिर मैं समझता हूँ कि सुना ऐसा है कि किसी को कानो कान खबर नहीं कि ऐसी करारदाद आ रही है। आपको दी खबर? नहीं, देखें करारदाद तो पेश हो गई ना। तो अब जब देखें मैं डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, करारदाद पेश हो गई है, जरूरी तो नहीं है कि आप उसको उसी दिन वोटिंग कराएं, उसी दिन मंजूर कराएं। बिल्कुल बात दुरुस्त, ठीक है। आप उसी वक्त आप पुट भी कर दें, उसके बाद फौरन आप एडजर्न भी कर दें, तो फिर मतलब है कि आप उसके साथ मिले हुए हैं ना। कोरम की निशानदेही हो सकती थी, बहुत सारे मामला हो सकते थे। आप कोरम की निशानदेही किसी ने नहीं की, लेकिन आप उसको जो है आप करारदाद पास करने के बाद एडजर्न कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी एडजर्न कर सकते थे। आपने फरमाइशी प्रोग्राम चेयरमैन सेनेट ने चलाया, तो मतलब वो फरमाइशी प्रोग्राम तो ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह। और आपको पता है कि जो सेनेटर्स जिन्होंने पेश किए वो 24 घंटे किसके साथ बैठे होते हैं? इसी चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में बैठे होते हैं, इसी चेयरमैन साथ मूवमेंट करते हैं। ये माजी में PMLN की टिकट पे कामयाब हुए थे, फिर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए थे, क्योंकि जब PMLN पे जब वो आया था वोटिंग का सिलसिला, तो ये ऐसी चीजें मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट की तारीख का सियातरीन दिन था जिसमें चेयरमैन सेनेट ने और इन लोगों ने ये करारदाद पास कराई। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं फिर जरा कामरान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ, क्योंकि JUI की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, और मौलाना साहब का आज जो बयान है कि पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर इलेक्शंस थोड़ा डिले का शिकार हो जाएंगे। कामरान साहब सर ये बताइएगा, मतलब मौसम ठंडा होना या गर्म होना ये तो चलता रहता है, मतलब रमज़ानों में भी मामला चले इलेक्शंस के। हमारे तो रमज़ानों में हुकूमत तब्दील हो गई थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई थी, फिर दहशतगर्दी के वाक़यात तो सर 2008 से चलते हुए आ रहे हैं। 8 में भी इलेक्शन हुए, 13 में भी हुए, 18 में भी हुए। तो सर क्या वाकई में ये जवाब काबिल कबूल है कि इसको थोड़ा आगे लेकर जाया जाए, और क्या इसकी सनद मिलेगी कि अगर आगे लेके जाया जाता भी है तो फिर उस वक्त दहशतगर्दी का कोई मसला नहीं होगा? देखिए, इसमें जो व्यू पॉइंट है हमारा कि इस वो इलाके जहाँ पे हमारे आम तौर पे हमारी स्थिति है, जो जहाँ आम तौर पे हमारा असर है, तो वहाँ पे -10 तक जो है वो दर्जा में गिर जाता है। और -10 में वो मूवमेंट या वो राइट ऑफ वोट जो है ना, वो डिनाइल किसी भी ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए। ये तो एक बात है। और दूसरी हमारा जो ग्राउंड था वो ये था कि हमें मूव नहीं करने दिया जा रहा। जैसे ही मूवमेंट हम मूव करते हैं हमारे साथ कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है। कई वाकया तो उसमें ऐसे हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें शहादतें तक हो चुकी हैं। ये तो व्यू पॉइंट है। और मौलाना साहब का आज का स्टेटमेंट है, शायद साकी साहब के साथ कोई इंटरव्यू है, जी जी बिल्कुल, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कुछ दिन आगे हो जाए तो उससे कोई शायद फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता, क्योंकि वो खुद अफगानिस्तान चले गए, उन्होंने ये बयान दिया है कि कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा और अफगानिस्तान जाके हो सकता है मामलात बेहतर हो सकते हैं। मैं इसको अज्यूम ये कर रहा हूँ कि शायद दहशतगर्दी के मामला में बेहतरी आ जाए। मेरा ख्याल है कि सारे मामले का ताल्लुक जो है अफगानिस्तान जाने से भी है, कि अमन अमान की सूरत हाल जो है वो किसी तरह से वो इस हद तक आ जाए कि इस कंट्रोल में आ जाए जहाँ सबके लिए मूवमेंट आसानी हो। और कोई बात अगर की है तो इत्तवा की वो चंद दिन के हवाले से की गई है, उस हवाले से नहीं की गई कि इनडेफिनेट पीरियड के। नहीं सर, वो बात आपकी कामरान साहब बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और बिल्कुल सही पॉइंट है। लेकिन सर फिर अगर आप किसी से ही बात करते हैं ना, तो फिर आप ये भी तो तवक्को रखते हैं ना कि वो आपसे सवाल करेगा कि चलें 1 महीने डिले, 2 महीने डिले, 3 महीने डिले, सर्दी वाला मामला सॉर्ट आउट हो गया, सर्दियां खत्म हो गई, अच्छा मौसम आ गया। लेकिन दहशतगर्दी तो सर 2008 से चल रही है, फिर हमारे यहाँ सियासी जमातें उसको कुछ अपने मफाद में भी इस्तेमाल कर लेती हैं, तो ये तो नहीं होगा ना। देखिए, उसमें जहाँ पे आग जल रही होती है उसको पता होता है। शायद 2008 में हम उस तरह से इसका डायरेक्ट निशाना नहीं थे, मगर आज हम डायरेक्ट निशाना है इसका। 80-85 लोग अब एक जगह पे शहीद करवा चुके हैं, 200 लोग उसमें जख्मी हो चुके हैं। अब्दुल्ला पे हमला है, अकबर तरीन पे हमला है, मौलाना की अपनी गाड़ी पे फायरिंग है, और कारी साहब हमारे खैबर पख्तूनख्वा के, उनके ऊपर उनकी गाड़ी पे हमला है।
बहुत से ऐसे वाकयात हो गए हैं। अब चूंकि डायरेक्ट हम निशाना बन रहे हैं तो राय भी तो हमारी आएगी ना, यकीनन उसमें हमारी राय जो है वो पीपल्स पार्टी तो नहीं देगी। बात आपकी दुरुस्त है सर। मैं रजा साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन मुझे याद पड़ता है सर मेरे शो के अंदर आपने कामरान साहब एक दफा ये बात बोली थी कि हमारे तहफुजात हैं जो बिल्कुल कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स, हमें मूवमेंट नहीं करने दी जा रही, हम जहां जाते हैं अल्लाह ना करे कोई वाकया पेश आ जाता है, हमें थ्रेट्स हैं, बहुत सारे मामला हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम डिले चाहते हैं। वो आपने मेरे शो में मुझे याद पड़ता है आपने बात बोली थी। अब क्योंकि मौलाना साहब का बयान आ गया तो आप डिले चाहते हैं। जी सर, जुल्ती मौलाना साहब ने बात की है, उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर इलेक्शन हुए तो हम इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, साफी साहब से जो डिले में इतना खास आपका मतलब एम्फसाइज नहीं है, लेकिन इतना नहीं है। डिले देखिए, जब कोई पार्टी लीडरशिप की कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर उसमें जो है ना वो सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, फोर्थ टीयर जो है ना उनकी स्टेटमेंट जो है ना वो फिर ओवररूल्ड हो जाती है। ठीक है सर, तो मेरा एक अपना नुक्ता नजर अपनी जगह पे, मगर इस वक्त पार्टी लीडर का जो है वो आपके सामने एक स्टेटमेंट आ गया है और वो टू फोल्ड है। ठीक है सर, दोनों हिस्से उसके मिला के देखिए। बिल्कुल। रजा रूमी साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा तज्जियाकार की हैसियत से जो ये मामला है, अच्छा ये सारा मामला जब चल रहा था ना, ये दिलावर साहब ने एक फ्रॉम नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर एक करारदाद लाके जमा करा दी और फिर आउट ऑफ नोवेयर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब करारदाद मंजूर हो गई। मतलब मुल्की सियासत में फिर ये सवाल होने लगा कि भाई इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं। हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, बहुत ही तशवीशनाक बात है कि इस तरह की एक करारदाद आ जाए और सेनेट के अरकान की तादाद 100 है, चलिए 8-10 मुल्क से बाहर होंगे और उनमें से 12-14 सेनेटर्स खड़े होके मुल्क की तकदीर का जो फैसला कर दें और ना उस पर कोई बहस हो ना डिबेट हो। तो देखिए ना, अगर डिबेट होती तो चलिए 1-2 दिन डिबेट कीजिए, जैसे अभी हमारे दोस्त फरमा रहे हैं सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, मौसम के कंसर्न्स हैं वगैरह वगैरह, तो ये मतलब हर चीज पर बहस हो सकती है। लेकिन ये करारदाद उस वक्त और फिर खसूसन उसको लाना जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी वाज़े तौर पर 8 फरवरी की तारीख दे चुकी है और एक तरह से वो पत्थर पे लकीर वाली ही सिचुएशन बनी हुई है, तो ये भी एक मुनासिब बात नहीं थी और उससे बड़ी बेयकीनी की कैफियत हुई। लेकिन देखिए, जहां तक कानूनी पोजीशन या आईनी पोजीशन का ताल्लुक है तो सेनेट अपनी राय तो दे सकता है, सेनेट का ऐवान जो है मोतबर है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होता, वो किसी पर लागू नहीं होगा जब तक कि वो एक कानून की सूरत ना इख्तियार करे और वो भी जब वो कौमी असम्बली से पास ना हो। इसलिए ये महज एक राय का इजहार है और महज एक जिसे हरफे आम में सिग्निफिकेंस इतनी नहीं होगी। जी, कतन कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और उसके मुकाबले में आपने देखा है कि सेनेटर मुश्ताक ने एक और करारदाद जमा करवा दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई साहब चले गए हैं जो चैलेंज कर दिया इसको, बिल्कुल जी चैलेंज कर दिया है। तो और मुझे कभी यकीन है कि काजी फाइज ईसा जो हैं पाकिस्तान के इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो किसी सूरत में जो है ये इंतखाबात को मुलतवी नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह कि उनकी अपनी लेगेसी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बहैसियत एक इदारा बदनाम हुआ, अगर आपको याद हो कि जस्टिस बंदियाल के ज़माने में जब वो 2 सूबाई असम्बली की केपी में, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया। उस वक्त भी कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर हुई थी गालिबन ना, आपको याद होगा। जी, करारदाद तो मंजूर हुई थी, लेकिन उस वक्त जो प्ली ली गई थी वो ये ली गई थी कि पैसे नहीं है, अगर आपको याद हो। जी, फाइनेंस पैसे नहीं दे रहा, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जी, पैसे नहीं थे और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेट बैंक को कह दिया कि जैसे कि खजाने की कुंजी खोल के पैसे दे दे। स्टेट बैंक ने कहा भाई हम तो दे ही नहीं सकते जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें नहीं कहेगी, और वगैरह वगैरह। उस वक्त कुछ बददियानती और बदनीयती भी शामिल थी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की। उस वक्त की जो पूरी एक सेटिंग थी, जो उस वक्त पर्सपेक्टिव अलग था। मैं रजा साहब आपके थोड़ा ना मैं चाहूंगा सर आपका ध्यान उस तरफ जाए। उस वक्त पर्सपेक्टिव था, लोगों की राय थी, सही हो सकती है, गलत हो सकती है, मुल्क में एक दिन इलेक्शंस होने चाहिए, लाजमी एक ही दिन होने चाहिए, वो वाला मामला भी फिर अदालत के अंदर गया था। लेकिन सर आजाद हैसियत से कोई भी एक शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, कुंडी साहब लड़ रहे हैं, रोकड़ी साहब लग रहा है, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, रजा रूमी साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो आजाद उम्मीदवार के। आपका पर्सपेक्टिव छोटा होगा सर, आपके डायमेंशन छोटे। एक सियासी जमात का डायमेंशन बड़ा होता है, उसको चारों सूबों में इलेक्शन लड़ना होता है। अगर उनको एतराज है तो उनको करारदाद लानी चाहिए थी। ये आजाद उम्मीदवार ने क्या सोच के लाए होंगे सर, ये क्या मकसद होगा इसका?
देखिए, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, ठीक है ना। तो पसे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और। तो क्या बात तो ये है, ठीक है। लेकिन चलिए, लेकिन देखिए इस तरह के पहले भी एक शोशा कई बार आया। एक आपको याद है, लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत बरहमी का इजहार किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, फिर ये सेनेट की करारदाद आ जाती है। आप देखेंगे ये अभी सिलसिला खत्म नहीं होगा। 8 फरवरी से पहले पहले इस तरह के कई शोशे छोड़े जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है सिस्टम के अंदर कुछ अनासिर है जो चाहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएं या ना हो, और उसका कुछ मीडिया पर्सन्स हैं वो भी इसका इजहार करते रहते हैं वक्तन फवक्तन। आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, तो ख्वाहिश को खबर की बुनियाद पर आगे लेके जा रहा हूं। जी, तो जहां तक मेरा जो तज्जिया कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो की स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें के सरे फहरिस्त जो पाकिस्तान की अदलिया है, इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो कि आर्मी की टॉप कमांड है, और पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां जिनमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं, वो कोई भी इलेक्शन में डिले नहीं चाहेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शोर ये मचाती रही है कि जी ये इलेक्शन नहीं कराएंगे क्योंकि हम इतने मकबूल हैं कि इनको हमसे खतरा है, तो ये इलेक्शन ही डिले कर देंगे। आप देखिए, उनका ये कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, आज भी उनका यही स्टैंड है। जो मुझे मालूम पड़ा है कि उनकी आपस में जो गुफ्तगू होती है, इसमें वो कहते हैं कि जी वो तो नहीं कराएंगे इलेक्शन, वो तो डरते हैं खान की मकबूलियत से वगैरह वगैरह। और मैं समझता हूँ ये सारी बातें हवा हो जाएंगी। हाँ, दहशतगर्दी, इनसिक्योरिटी एक जेन्युइन इशू है, और हमें मौलाना फजल रहमान की बात पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनके कंसर्न्स हैं और कंसर्न्स को सॉल्व करना चाहिए, उनकी रिजर्वेशंस हैं उनको करना चाहिए। मैं रजा साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। फैसल करीम कुंडी साहब, ये बताइएगा सर, मतलब यूजुअली आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं, मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि क्या फिर कार्रवाई हो सकती है दिलावर साहब के खिलाफ? कि भाई आपको जब एक चीज डिसाइडेड है, शेड्यूल जारी हो गया है, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मुस्तरद हो रहे हैं, फिर वो अपील पे भी जा रहे हैं, शेड्यूल आ गया है, इलेक्शन मुहिम चल रही है, आप आउट ऑफ नोवेयर एक करारदाद लेकर आ रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, तादीबी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, देखें, कार्रवाई तो ऐसा सच नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर करेगी। देखें, पहले भी इलेक्शन नहीं हो रहा था और इलेक्शन कमीशन इस पे तजब्जुब का शिकार थी, और हमारे जो है ईसा साहब ने जो है वो इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट के जरिए में, फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक वारदात डाली गई इलेक्शन डिले करने की, उस पर भी ईसा साहब ने बिल्कुल रात को अदालत खोल के जो है उन्होंने दोबारा इस चीज पे जो है उन्होंने कहा कि पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। अब इस किस्म के जो है चीजें करना है कि जी आप बोलें कि जी ये हो जाएगा और करारदाद आ जाएगी, करारदाद ठीक है, हर किसी के लिए मतलब है कि ऑनरेबल है करारदाद उसकी, लेकिन इस किस्म की करारदाद क्या ये पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंसस है, किसी की ख्वाहिश है? ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन फैसल साहब मैं आपसे पूछूंगा इसकी सिग्निफिकेंस है नहीं है, आप रेलेवेंट शख्सियत है, आप बेहतर बता सकते। दूसरा सर, आज बिलावल साहब ने ये बात बोल दी कि लाहौर या पंजाब जो है वो आप किसी बिजनेसमैन का नहीं है, ना ही वो किसी खिलाड़ी का है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, वो तो भुट्टो का है। लेकिन 2018 में आपकी कितनी सीटें पंजाब से आपको मिली थी? एक ब्रेक लेते हैं जनाब, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम चला रही हैं, लेकिन उसमें सबसे आगे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ेरे सदारत लोगों में जा रही है, मिल रही है, अपना मैनिफेस्टो बता रही है, आगे क्या हो सकता है ये बता रही है, अगर उनको वोट मिलेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी तो चावल के रेट कम करने की बात की, अजनास की रेट कम करने की बात की कि अगर उनको वोट मिलेगा तो क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, दीगर जमातें हैं, अब वो शिकवे शिकायत में ज़्यादा करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शुरू में काफ़ी शिकवे शिकायत किए, लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली अपनी जो इलेक्शन मुहिम थी उसमें कोई रखना आने नहीं दिया, उसको कंटिन्यू रखा। लेकिन आज बिलावल साहब की गुफ्तगू वाकई में हैरत अंगेज़ थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में सबसे ज़्यादा नशिस्तें ली थी, बल्कि उसमें एक नून ने ली थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिला मिलू के पंजाब में हुकूमत बना ली थी।
2013 की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बना ली थी। 2018 में आप कह सकते हैं, 2008 में आप कह सकते हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 2007 में असैसिनेशन हुई थी, उसके बाद लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। जरदारी साहब सदर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब बने। लेकिन अब बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं कि लाहौर पंजाब खिलाड़ी का नहीं है, बिजनेसमैन का नहीं है, भुट्टो साहब का है। कुंडी साहब, ये 2018 में तो आप लोगों को इतनी सीटें नहीं मिली थी, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार आप पंजाब से ठीक ठाक सीटें ले जाएंगे? देखें, ये पंजाब की आवाम ने फैसला करना है। और बिल्कुल जब बिलावल साहब ने पंजाब में नॉमिनेशन पेपर जमा कराया तो PMLN के कुछ लोगों को तकलीफ हुई कि क्यों इधर आए हैं। हमने तो उनको ऑफर किया है कि आप अगर चाहें तो मरीम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब को लड़काना में भी इलेक्शन लड़वाएं, उनका जमहूरी हक है। हर पाकिस्तान की शहरी का हक है तो जिस सीट पे भी, जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो लड़ सकते हैं। आपने उनको बोला नहीं? आपने तो सिंध में हमारे खिलाफ इत्तेहाद बना लिया बाकायदा पूरा। नहीं, हम कभी भी नहीं बोलेंगे, हम उनको वेलकम करेंगे। अगर वो लड़काना से लड़ते, सिंध में हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाए, KP में बनाए, बलोचिस्तान में बनाए, उनका जमहूरी हक है वो इत्तेहाद बनाए, हम उनको कभी नहीं रोकेंगे। किसी के पास कॉपी राइट्स नहीं कि सूबा मेरा है, इसमें कोई नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करा सकता या कोई नहीं। अब आप मुझे बताएं कि एक शख्स है जिसको, जो अभी कह रहे कि मुझे पहले कह रहे थे क्यों निकाला, कहते हैं मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि आपने कहते हैं कि हमारी बात भी हो गई और वजीर आजम के जो है सुने वजीर आजम बन रहे हैं, लेकिन आज तक वो आवाम की अदालत में नहीं गए। आज तक उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की। एक लाहौर में जलसा करने के बाद उन्होंने जो है कोई चीज नहीं की, आवाम के पास नहीं गए, अपना मंशूर नहीं लेके जा रहे, अपना बयान नहीं लेके जा रहे। और उनका ये ख्याल है कि शायद हम किसी नोटिफिकेशन के जरिए वजीर आजम बन जाएंगे, वो तो बन नहीं सकते हैं। जैसा आवाम में जाएं, आवाम का जो है वो वोट लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगर पाकिस्तान की आवाम उनको वोट करती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती तो फिर वो अपोजिशन में बैठे। या जिस जमात की पाकिस्तान की आवाम वोट करती है उसका तरजीहात की बात होती है ना सर, मैं आगे भी बढ़ूंगा, लेकिन फैसल साहब ये बताइएगा, हो सकता है तरजीहात, आप लोग इस वक्त इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, KP से आपने आगाज किया था, लेकिन बाकायदा आगाज अपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के दिन से शुरू किया, लेकिन उससे पहले बिलावल साहब KP में मौजूद थे, आप भी उनके हमरा मौजूद थे। लेकिन कुछ सियासी जमातें प्री इलेक्शन इत्तेहाद बना रही हैं, कुछ सियासी जमातें आवाम में जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून का हो सकता है इस वक्त जो नजरिया है या सोच है या अप्रोच है वो इत्तेहाद पर है। देखिए, हम जब KP में थे हमने इलेक्शन कैंपेन नहीं की थी, हम वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे थे। इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज हमने 27 दिसंबर को बीबी की बरसी पे किया था। हमने ऐसे इससे पहले हम क्वेटा भी गए, हमने अपने यौम तासीस वहाँ पर मनाया। उससे पहले हमने मिट्टी में एक जलसा किया था। तो इत्तेहाद तो बिल्कुल बना है, लेकिन असली इत्तेहाद जो बनने हैं वो इलेक्शन के बाद बनने हैं, जब नंबर गेम्स आएगी, कौन कौन से पार्टी के साथ कितने कितने नंबर्स हैं। इत्तेहाद तो PTI की हुकूमत का भी था, लेकिन जब एतमाद हुआ तो इत्तेहाद टूट के किसी और तरफ चला गया। तो पीपल्स पार्टी का फोकस है इलेक्शन के बाद इत्तेहाद का, और इंशाल्लाह ताला हम आपको इलेक्शन के बाद एक इत्तेहाद बनाकर दिखाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें हुकूमत बनाएगी। कामरान साहब ये बताइएगा सर, सारी सूरत हाल में आप लोगों की वैसे दोस्ती भी अच्छी है, आप लोगों की सियासी बैठक भी जरदारी साहब से ज़्यादा करीब है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा करीब है। इत्तेहाद करने में नून लीग के साथ इत्तेहाद किया, पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं सर? देखिए, अभी तक कोई चीज फाइनल नहीं है। इत्तेहाद के लिए 2-3 चीजें जो है ना, 2-3 तरजीहात होती हैं। पहली तरजीह तो ये होती है कि आपके नजरियात किसके साथ जो है नजदीक हैं, और दूसरी तरजीह ये होती है कि पार्टीज का मफाद होता है दोनों तरफ से कि उनको किस में फायदा देख रहे हैं। अभी प्री इलेक्शन स्टेज या प्री इलेक्शन स्टेज में हमारे यहाँ जिलों को इजाजत होती है कि वो अपने तौर पर एडजस्टमेंट कर लें, मगर उसमें हमारे यहाँ सेंटर से इजाजत लेना जरूरी होती है, मरकज से ये रिक्वायर्ड होता है। जब इलेक्शन के नताइज आ जाएंगे तो फिर देखा जाएगा कि किसके साथ सूट कर रहा है और किस पार्टी के साथ आप नजरियात के हवाले से नजदीक हैं, उसमें ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। आप अपने नजरियात जो है वो उस पर अमल दरामद करवा सकते हैं, या किसी और पार्टी के साथ बैठ के या अपोजिशन में बैठ के आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये चीजें सारी जो है पोस्ट इलेक्शन है, तो पोस्ट इलेक्शन का इंतजार करके फिर देखते हैं कि अभी आपका मुआहदा नहीं हुआ नून लीग से अभी? फाइनल कोई चीज नहीं है। हमारे तकरीबन 60 लोग हमने जो है ना वो कैंडिडेट दिए सुबह पंजाब से, और पंजाब से 60 NA में हमने 60 कैंडिडेट दिए हैं। तो अगर कोई हमारी एडजस्टमेंट हुई होती तो 60 कैंडिडेट शायद मुमकिन है ना होते, कोई और बात होती, कुछ लिया गया होता, कुछ दिया गया होता। तो हमने अपनी इंडिपेंडेंट पंजाब में 60 कैंडिडेट्स आपने मुस्लिम लीग नून से अगर डिस्कशन, ये बड़ी हैरत अंगेज इसलिए भी बात है क्योंकि उन्होंने IPP से भी इत्तेहाद करने की बात की है, काफ लीग से भी किया, तो फिर वो अपने कहाँ खड़े करेंगे उम्मीदवार? ये तकरीबन 59 है या 60 है, अच्छा, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो ये NA के लिए है, बाकी नीचे ज्यादा है। अच्छा, बाकी नीचे अलग है, इसके लिए उससे ज्यादा है जी।
ठीक है। अच्छा रज़ा रूमी साहब ये बताइएगा सर, जो ये सारे मामला फिलहाल अभी इलेक्शंस के अब चलें, अभी तो जितनी भी चहमा गोइयाँ हो रही थी ये तो चलती रहेंगी लास्ट डे तक, लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शंस होने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है सर, नून लीग जब वापस नवाज शरीफ साहब वापस आया, उन्होंने एक बड़ा जलसा कर दिया और उन्होंने उस जलसे को कहा कि बड़ा कामयाब जलसा, बड़ा शानदार जलसा, लोगों ने बड़ा वेलकम किया। उसके बाद आवाम में जाने के बजाय वो सिंध में भी इत्तेहाद बना रहे हैं, पंजाब में भी इत्तेहाद बना रहे हैं, केपी में भी बना रहे हैं, और बलूचिस्तान में तो आधी बाप पार्टी उनमें आ गई और बाकियों से उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। तो तरजीहात क्या है नून लीग की? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, पहली तो ये बात है कि आप इसमें कोई शक नहीं है कि बिलावल भुट्टो इस वक्त इंतखाबी कैंपेन में तमाम पार्टियों से आगे हैं, नौजवान हैं, मुतहरक हैं, और एक क्लैरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि उसको लीड कौन कर रहा है, उसका वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन है। उसके बरक्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आप ये भी तो देखिए ना कि नवाज शरीफ जो है वो 4 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं। अभी तक वो टेक्निकली स्पीकिंग जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला, वो तो अहलियत भी उनकी सवालिया निशान है उसके ऊपर। और दूसरी ये बात है कि 4 साल के बाद आने के बाद उनको अपनी पार्टी को जो है यकजा करना उनका एक चैलेंज था, क्योंकि पार्टी के अंदर कैंप्स और रोज आए दिन खबरें निकलती हैं कि ये फलां का फलाने के साथ मसला है वगैरह वगैरह। तो अभी उनकी तवज्जो जो रही है कि वो जो पावर पॉलिटिक्स का जो सीन होता है जिसमें आपको इलेक्टेबल ढूंढने होते हैं, खुसूसन पंजाब में, उनकी तवज्जो उस पर मरकूज रही है। अब ये 12 तारीख के बाद सुनने में आ रहा है कि उसके बाद जो है सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग भी कर लेनी है, अभी वो जारी है और 1-2 रोज में फैसला आ जाएगा। फिर उसके बाद वो बाकायदा कैंपेन का आगाज करेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से वो ज्यादा मसला इतना बड़ा नहीं है। मसला फेस की बात हो रही थी ना कि नून लीग का जो फेस है वो नवाज शरीफ साहब हैं, वो आएंगे तो बस एक जान पड़ जाएगी और जितनी भी मुहिम है वो मरियम नवाज नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब करेंगे। वो चीज होती हुई नजर नहीं आई रजा साहब जी, अभी तक तो ताहाल नहीं आई, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी देखिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड जो है पंजाब में वो PMLN के टिकट्स की है, क्योंकि जो वहां पे एक हवा बनी हुई है कि अगली जो हुकूमत है वो इम्कान है कि नून लीग जो है एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। वैसे तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो है वो लग रहा है कि वो भी मैदान में पूरी तरह मौजूद है, और अगर उनकी परफॉर्मेंस पंजाब में अच्छी हो जाती है तो फिर तो काफ़ी टफ कंपटीशन होगा। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि अभी तक वो फजा नहीं बन पाई जिसकी के सर, अगर नून लीग के टिकट की इतनी डिमांड होती तो फिर वो क्यों इत्तेहाद कर रहे होते? काफ लीग से इत्तेहाद करना सर, मतलब ये एक अचंभे सी बात है ये। जी देखिए, उसकी वजह ये है कि उनका मुकाबला भी, आप ये मत भूलिए कि उनका जो मेन हरीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी अच्छी खासी पोजीशन है, खसूसन शहरी इलाकों में तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और इसलिए बाकी जगहों पे बैलेंस करने के लिए उनको इत्तेहाद IPP से, काफ से, FQM से, बलूचिस्तान की पार्टियों से, और अल्टीमेटली शायद ये भी हो कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी उनको इत्तेहाद करना पड़े, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन गैर वाज़ेह है बनाने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल एक मखलूत हुकूमत। सर अगर आप इजाजत दें, खुर्रम रोकड़ी साहब भी मेरे साथ मौजूद है, दोबारा कनेक्ट हुए हमसे, जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खुर्रम साहब, सर ये बताइएगा IPP इलेक्शन मुहिम में वोटर्स को, किसके वोटर्स को टारगेट करेगी? आप अभी आपकी जमात वजूद में आई है, मोर्रज वजूद में आई है, लेकिन आप लोग टारगेट किसको कर रहे हैं? अब अच्छा, बात बड़ी दिलचस्प हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, नून लीग चाह रही है कि जनाब जो उनका असर और रसूख है उसको कम किया जाए, इसलिए प्री इलेक्शन से इत्तेहाद किए जा रहे हैं। लेकिन सर कहा यह जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वोटर हो, या फिर मुस्लिम लीग नून का वोटर हो, पीपल्स पार्टी का अंदरून सिंध में जिस तरह का है, ये डाई हार्ड वोटर्स होते हैं सर, ये अपनी ही पार्टी को, अपने ही उम्मीदवार को वोट देंगे, वरना किसी को भी नहीं देंगे। देखिए, पता नहीं कौन किसको वोट देता है। अगर ये सिचुएशन होती तो पार्टीज मजबूत होती, पार्टीज कमजोर ना होती। अगर ये आइडियल सिचुएशन है जो आप कह रही हैं, और फिर पार्टीज ना सिर्फ मजबूत होती बल्कि मजबूत होने की वजह से वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट टिकट्स भी देती और सिर्फ अजारादारी ना होती। तो मैं इस आर्गुमेंट को आपके को सेकंड नहीं करूंगा। अच्छा, कि वोटर उसी को वोट देता है। वोटर जितना भी है वो बेहतरी देखना चाहता है। अब उनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में आ जाते हैं,
रूरल डिफरेंट है, केपी का डिफरेंट है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसकी ख्वाहिशात बढ़ चुकी हैं, वो एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को तरजीह देता है इसके ऊपर, सोशल मीडिया, इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तो उसको जो चीज़ फैसिनेट करती है वो उस तरफ जाता है। और तमाम, क्योंकि हम तमाम लोग जो है ऐब निकालते हैं लेकिन उन बुराइयों को या उन मसाइल को हम दूर नहीं करते, तो वो से वो जो बाहर आ जाता है, ज़रा जैसे इनको एक वेवर मिल गया और कि ये ज़रा पहले असेंबली से चले गए और 16 महीने जिसने की हुकूमत और वो तमाम इल्ज़ामात उनके ऊपर, तो दिस इज हाउ दिस सर्कल गोज ऑन पाकिस्तान। बट सर आपका जो आर्गुमेंट है, अगर मैं इसको सेकंड करूं तो उसमें एक सबसे बड़ा एतराज ये होगा कि अगर ऐसा होता फिर इलेक्टेबल्स को क्यों ढूंढा जा रहा होता सर, फिर तो किसी को भी नहीं, वो जो इलेक्टेबल्स है ना वो शख्सियात मजबूत हैं, फिर मेरा आर्गुमेंट और ज्यादा स्ट्रांग होता है इस बात पे कि वो शख्सियात मजबूत हैं, पार्टी मजबूत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली शख्सियात के मजबूत होने की वजह से आप उनकी तरफ जाते। तो सर शख्सियात ने अभी तक क्या किया होगा जो आगे कर लेंगे, फिर ये भी तो सवाल कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं, चले तो सर फिर क्यों नहीं उनको वोट? फिर इसका मतलब है कि शौरी तौर पर वोट नहीं दिया जा रहा है ना, शख्सियात की बुनियाद पर वोट नहीं दिया जाता शौरी तौर पे, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक लोगों के साथ बैठते हैं ना, कन्विंस करते हैं उनको, जाके उनके साथ जाके बैठते हैं, बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, मसाइल के बारे में बात करते हैं, थाने कचहरी के कल्चर की बात करते हैं, बड़ा व्यू देते हैं कि देखें असल जब तक आपकी इकोनॉमी अपग्रेड नहीं होगी आप इसी तरह रहेंगे। तो ये तो आर्गुमेंट है, डायलॉग है। अभी तक तो जो सियासत है वो फातेह खानी और शादी अटेंड करने के ऊपर है। और मैंने तो अपने इलाके के अंदर एक जो पढ़े लिखे बच्चे थे, मैंने कहा आप एक ओपन डिबेट मुनक्कद कराएं और उसमें मुझे भी बुलाएं, दूसरों को भी बुलाएं जो उम्मीदवार हैं, और क्वेश्चन आंसर करें और 20 स्पेसिफिक आप उधेड़ें हमें और हमसे पूछें कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारे पास है क्या करने के लिए। तो ये अभी तक ये हेल्थी डिबेट, आपकी बात से फिर मेरा आर्गुमेंट इस तरह से स्ट्रांग होगा कि अगर ये तमाम चीजें आपको करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अभी भी शख्सी सियासत की जा रही है, नजरियाती सियासत के बगैर। 100% की जा रही है, कोई इसमें शक है? अभी तक कोई मंशूर की पॉलिटिक्स नहीं है, कोई ग्रेटर विजन की पॉलिटिक्स नहीं है, कोई आने वाली जनरेशन की बात करने की पॉलिटिक्स नहीं है, कहीं पे हीरो वर्शिप है और कहीं पे शख्सियात किसी और तरीके से जो है वो मजबूत है और उन शख्सियात ही की पॉलिटिक्स की जा रही है। तो सर मंशूर भी तो रियलिस्टिक नहीं होता ना। आप लोगों ने 300 यूनिट वाले बिजली को कहा है कि जनाब उनका बिल इतना नहीं आएगा, आप लोगों ने अपना मैनिफेस्टो रखा हुआ है। सर आप लोग कर सकते हैं अगर आपकी हुकूमत आएगी? ऑनेस्टली आप मुझे बताइए। हम नहीं। तो फिर मैनिफेस्टो तो फिर ये खिलाई बात है ना। यकीन करें जिसने पावर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया, जो भी आए, 300 यूनिट तो कुछ भी नहीं है। आप तो दरिया सिंध जैसे दरिया को ज़ाया कर रहे हैं और आपको हमें होश ही नहीं है। हम तो जो हमारे पास मानसून का पानी आता है हम उसको ज़ाया करके फेंक देते हैं। हमें तो होश ही नहीं है कि कौन से खजाने अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दिए और हम कितनी उनकी, हमने तो ये जो नेचुरल गैस है इसको चूल्हों में जला दिया है और आज गैस की शॉर्टेज है। हमारी तो बात ही ना करें ना कि हम क्या कमाल किस्म की कौम बन चुके हैं और R&D रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ हम जाती नहीं है। मैंने परसों को एक टीवी पे डिबेट लगी हुई थी, उसने कहा जी गधे को भी टिकट दिया हम गधे को भी वोट देंगे, खंबे को दिया हम खंबे को देंगे। जस्ट थिंक दिमाग कहाँ पहुंच चुके हैं, यानी दे डोंट इवन एक्सेप्ट कि गधा और खंबे को जगह टिकट दे, यानी जस्ट थिंक के जो इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं वो इन चीजों के अंदर, बिकॉज उनको अपने राइट्स का इल्म ही नहीं है, सेल्फ इमेज साइकोलॉजी का फुकदान है और इनको ये आइडिया ही नहीं है कि एक एनए या नेशनल असेंबली की MNA और प्रोविंशियल असेंबली के MPA का असल काम क्या है, पता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ना बताया जाता है और ना वो बेचारे उसी तरह रह रहे हैं, उस लेवल से ऊपर नहीं उठ रहे और जो उठ रहा है वो फ्रस्ट्रेशन में है, उसको भी नहीं पता कि MNA ने क्या करना है, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है कि वो किसी और कल्चर की तरफ चला गया। तो ये चीज़ों का ठीक होना बहुत जरूरी है। जी सर। तो सर ये फैसल करीम टूडी साहब, आप इस बात पे अभी भी यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव के गिर्दी घूमती है, इससे आगे नहीं जाती और आज भी जो वोटर है वो अपनी पसंदीदा जमात से ही, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध में आपकी ग्रिप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, अब तो कराची के अंदर भी काफ़ी हद तक आप लोगों की ग्रिप हो गई है, पंजाब में इसको कैसे तोड़ पाएंगे सर? देखिए बिल्कुल ऐसी बात है, शख्सियात के गिर्द पॉलिटिक्स जो है वो घूमती है और पार्टी जो है पार्टी से गिर्द भी डेफिनेटली घूमती है। और आप देखें कि इस वक्त भी अगर पंजाब में देखें, हमने जो सिंध में जिस तरह बिलावल साहब ने अपना 10 नुकाती मंशूर दिया है, आज सिंध में जो है वो फ्री लोगों का इलाज हो रहा है, या बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम की बात की, या माजी में हमने जो लोगों की तनख्वाहें 100% बढ़ाई थी, पेंशन बढ़ाई थी, आज हम दोबारा वही कह रहे हैं कि हम तनख्वाह भी बढ़ाएंगे, पेंशन भी बढ़ाएंगे। हमने जिस तरीके से 20 लाख घर शुरू किए सिंध में, जब फ्लड से जब लोगों के घर गिरे 20 लाख घर शुरू किए हैं, इस तरह कच्ची आबादी में मालकाना हकूक की जो बात कर रहे हैं,
इसके बिजली के हवाले से बात करें, देखें यहाँ पर जो है बहुत स्कोप है। हम बिजली पैदा करने वाले जो है वो मतलब है कि हमने डैम्स नहीं बनाए। हम अगर सही डैम्स बनाते और चीज़ें होती तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं। इस वक्त जो है लोगों का बिजली से बुरा हाल है। इस वक्त जो है इस वक्त 20-22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, गैस मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ों पे जो है वो करना चाहिए। और इस वक्त जो है बिजली इतनी महंगी होगी, गरीब के दस्तरस से दूर चली गई है। फिर अपनी यूथ को देखें जिनको जॉब्स नहीं है, उनके हवाले से आपने किसान को देखें, उनकी फसल आती है तो जो मिडिल मैन है उनको जो है वो तबाह बर्बाद कर देता है। उनकी फसल की कीमत से कम उनको कीमत मिलती है। बहुत सी चीजें इस मुल्क को सर आज कोई भी सियासी जमात अपने इलेक्शन मुहिम में ये बात नहीं कर रही कि उनको अगर हुकूमत मिल जाएगी तो अगले 2 साल उनके लिए बड़े मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, इवन आवाम के लिए मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। नहीं, मैं इस पे मैं बताऊं, मैं इस पे आपको जवाब देता हूं। देखिए, जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुल्क दिया गया था एक डिक्टेटर के हाथों, वो एक बारूदों से भरा पाकिस्तान था, वो एक खुदकुश तमाकू वाला पाकिस्तान था, वो टारगेट किलिंग वाला पाकिस्तान था, वो अगवा बड़ा तवान वाला पाकिस्तान था। और हमें कहा गया था मरगले की उस पहाड़ी की उस तरफ दहशतगर्द करो, किसी भी वक्त जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे। स्वात में क्या पोजीशन थी? हमने जब हुकूमत संभाली, PMLN हमारे इत्तेहादी थे, 3 महीने के अंदर इसाक डार साहब ने कहा मुल्क दिवाले और आप हुकूमत छोड़ के चले जाए। वो चले गए। हमने फ्लड भी गुजारा, हमने IDPs को भी संभाला, हमने जो है मिलिटेंसी को भी संभाला, हमने सब कुछ चीजों को संभाला और मुल्क को आगे की तरफ ले गए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई ये नहीं कह सकता कि आप 2 साल ये चीजें पॉसिबल है अगर आपके अंदर विल हो। आप विल ठीक करने को हो तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि लास्ट कुछ मिनट्स रह गए हैं मेरे शो में, तो मैं जो है टॉपिक बड़ा डिस्कस करना चाहूँगा सोशल मीडिया पे। खुर्रम रोकड़ी साहब, ये बताइएगा सर, रियासत मुखालिफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर किया जाता है, 9 मई को जो कुछ हुआ, हर जो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी होगा वो उसकी मजम्मत करेगा। एक अगर पत्ता भी रोड पर जलाया जाता है, किसी ने अपने एहतजाज में भी वो किया है, तो वो चीज़ गलत है। एहतजाज करने का तरीक़ेकार वज़ा होता है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन अगर आप जाके अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर आप अमलाक पर तोड़ फोड़ करते हैं, उनको आग लगाते हैं, तो आपके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सर इसका भरपूर तरीके से मैं ऑनरी बात कहता हूँ कि जिन्होंने भी 9 मई में बाहर निकलकर तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो सर ही हो गई। लेकिन सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा सर, एक शख्स डंडा लेके गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहा है, और अब जो है वो एक मखसूस तबका है जो ये बात कर रहा है कि जनाब उसका ताल्लुक रियासती इदारे से, हालांकि ये बात साबित होती है कि रियासती इदारे से नहीं बल्कि एक सियासी जमात से उसका ताल्लुक है। क्या कहेंगे सर? देखें, एक पूरा माइंड सेट बनाया गया, स्लो पॉइजनिंग की गई, और अपनी तमाम, हम करते क्या है कि अपनी तमाम उन चीज़ों को छुपाने के लिए एक तो ये बनता है कि उन्होंने ऐसा नैरेटिव इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान में एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव सेल होता है, बिकता है वो, और उसका हर पॉलिटिशियन किसी न किसी खास मौके पे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। आप देख लें, अपनी हिस्ट्री देख लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, ये बढ़ते बढ़ते एक्चुअली ये एंटायर स्टेट जो नैरेटिव बना और पूरा डिज़ाइन किया गया और तरीके के साथ किया गया, और हर वो एंगल इस्तेमाल किया गया जिसमें आपने अपने यंगस्टर्स को, अपनी जो यूथ है, जो कि सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि हम तमाम पेट्रियट थे, और हमारे जो ओवरसीज थे वो तमाम पेट्रियट थे और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। उनको झूठ, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुना के उन्होंने ऐसा कॉर्नर किया कि वो कंफ्यूज हो गए, केओस की शदीद सिचुएशन में डाला गया। ये तो बहुत अल्लाह का करम है कि आप इस तमाम चीज़ से बाहर निकलकर हील कर रहे हैं। आप इस वक्त तमाम पॉलिटिशियंस को जितना ज़्यादा मैच्योरली वो आगे चलेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर वो परफॉर्म कर सकेंगे और उतनी ही बेहतर गवर्नमेंट आएगी। हमारा कंसर्न इस वक्त सबका क्या है? बेटर इकोनॉमी, और पाकिस्तान जो अपनी जोग्राफी की वजह से आज जो फवायद समेट सकता है इकोनॉमी के, शायद कुछ अर्सा पहले तक नहीं समेट सकता था, जब आज 10 साल या 20 साल पहले। तो जब किसी भी चीज़ का वक्त आए तो अक्लमंद लोग वो होते हैं जो उस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए वो अपने काम को करते हैं। तो आज हम एक बेहतर इकोनॉमी, और आज हम एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं कि जहां हम लॉलेस सोसाइटी से एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी की तरफ आए। हमें जुर्म लगे, हमें जुर्म नहीं लगता, ना सियासतदान को। नहीं सर, लगता है वो अगर खुर्रम रोकड़ी साहब करेंगे तो मुझे जुर्म लगेगा, मैं करूंगा तो मुझे नहीं लगेगा। एक और भी है जी, एक और भी है कि हम गलत काम की तरवीज भी करते हैं। मैं पीछे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मियां वाली हमारे पास एक मॉडल बाजार है, वहाँ पे मैं जाता हूँ,
तो जब विजिट करते हैं तो वहाँ पे एक दुकान से एक आके कहते हैं कि जी हमारा सामान पुलिस से छुड़वा दें। तो 100 एक बंदे, मैंने कहा क्या इशू क्या है, पता चला कि वो मिलावट शुदा सामान, रंग डाले हुए जो मुजरे सेहत था, वो जब पता चला कि ये बिक रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने कस्टडी में ले लिया। अब उसको ये मुझे क्योंकि वी आर यूज्ड टू इट कि आपने पॉलिटिशियन को ये काम कहना है और उसने ये काम करना है, तो मैंने सारों को बुला लिया। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आपके पास जो बंदा ये चीज़ लेने आ रहा है, आप उसको जहर बेच रहे हो और आप मुझे कह रहे हो कि ये छुड़वा दो। तो यानी गिल्टी भी नहीं फील करते ना। हम एक अच्छी कौम थे, मैं फिर कहता हूँ, हम उस अच्छी कौम से इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, हमें दोबारा रिवाइज करना है अपना पूरा करैक्टर भी और मसाइल भी, कि हमें जुर्म लगे और उसको जुर्म तब लगेगा जब आपका कोई थ्रेट होगा, एक लीगल लॉजिकल थ्रेट जब तक नहीं होता और वो जायज खौफ जो सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करना चाहिए वो अगर नहीं होता, तो फिर कोई भी ठीक नहीं होगा। हमें इन मैनर्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाके हम ठीक होंगे। ये हैं वो चैलेंजेस जिनको हमने फेस करना है आने वाले दिनों में। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल। रजा साहब, योर कमेंट्स ऑन दिस? इत्तेफाक करता हूं कि ये जो सब कुछ हमने देखा है, अनफॉर्चुनेटली इसमें एक खास किस्म का जो बयानिया और प्रोपेगेंडा जो है वो उसने बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को मुतासिर किया है। बात यह कि एहतजाज करना बिल्कुल हम सब पाकिस्तानियों का हक है, दुनिया में हमारा आइन उसकी इजाज़त देता है अपने जो है व्यूज़ को एक्सप्रेस करना, अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, लेकिन जो तशद्दुद है या तोड़ फोड़ की जो सियासत होती है वो कोई भी मुल्क उसकी इजाज़त नहीं दे सकता। और यही वजह है कि इस बारीक नुक्ते को और इस डिस्टिंक्शन को समझाना ज़रूरी है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारी नौजवान और जो आने वाले नए वोटर्स हैं और पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ में, वो बिल्कुल पॉलिटिकली एजुकेट हों, वो अच्छी गवर्नेंस का तकाजा करें, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूशन करें, लेकिन उनको वायलेंस से का प्रचार नहीं करना चाहिए और नफरतें इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए कि वो तशद्दुद में बदल जाएं। आप जो डिसएग्रीमेंट होता है, इख्तलाफ राय जो होता है, वो ज़रूरी होता है जमहूरियत में, लेकिन इख्तलाफ राय जब वो एक हद से आगे बढ़ता है, जब वो में नौ की तरह वायलेंस में बदलता है, तो फिर उसके मुज़मिरात होते हैं। और यकीन जानिए कि मैं बड़ी ये एक कटे हुए दिल पर पत्थर रख के ये कहता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि नौजवान लोग जो हैं जिनको के पकड़ा गया है, मुकदमे चल रहे हैं, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती वो देखकर, बल्कि मैं उनकी फैमिलीज के लिए उनके साथ सिंपथाइज करता हूँ कि किसके पीछे और किसने। मुझे वाइंड अप करना है, मैं चाह रहा हूँ सर कामरान मुर्तजा साहब भी इस पर अपने लास्ट कमेंट देते। सर, ये पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव जिसका मैंने जिक्र किया था, पाकिस्तानी सियासत इसके इर्द गिर्द घूमती है, 9 मई भी आपको लगता है सर इसी वजह से हुआ, इसके बाद के जो वाकयात हो रहे हैं तमाम इसी वजह से हुए? सर आपके लास्ट कमेंट सर। देखिए, हम ये शायद समझ नहीं पा रहे कि इख्तिलाफ की इजाजत मजहब में दी है यकीनन, और जब मजहब में इख्तिलाफ की इजाजत है तो पॉलिटिक्स तो फिर उसकी बहुत बात बिल्कुल समझ लीजिए। तो इख्तिलाफ हम यकीन करें, मगर इख्तिलाफ को इस हद तक ना ले जाएं जहाँ कोई तशद्दुद आ जाए या दूसरे से नफरत का अंसर आ जाए बीच में। आप इख्तिलाफ करिए, उसमें पर्सनालिटी, ये जो हीरो वर्शिप है, ये यकीनन जो है ना वो अभी तक हमारे माशरे का हिस्सा है। वजह उसकी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेमोक्रेसी का है वो मौजूद नहीं है। उसमें बेसिक चीज जो है वो एजुकेशन हुआ करती है, वो बेसिक चीज जो है वो एक पॉवर्टी लेवल हुआ करता है कि उससे नीचे मामला ना जाएं। तो ये चीजें जो है ना बिलो पॉवर्टी लेवल और एजुकेशन कम होना, ये सारा कुछ जो है ना ये बहुत बड़ी जो है ना कमी है हमारे माशरे में। इन चीजों को ठीक होना चाहिए, जैसी ठीक होंगी तो यकीनन बहुत सारे मामले सोसाइटी माशरा काफी बेहतर नजर आने लगे। कामरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रजा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल करीम कुर्डी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और खुर्रम रोकड़ी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। अपना हक का जो आज़ादी आपकी, उसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन उस हद तक इस्तेमाल कीजिए, उसकी एक हदूद होती है कि कहीं दूसरे की हक पर आप डाका ना डाल रहे हो। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।